Hello everyone, this is me Khyati Maheshwari and we are going to start chapter number 3. Okay, chapter number 1 and chapter number 2 is already done. So do watch these videos. मैं अलग अलग चैप्टर्स की वीडियो इसीलिए बना रही हूँ ताकि बाद में कोई भी आपको अगर देखना है उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन तो आप पर्टिकुलरली वही वीडियो जाके देख सकें. ओके, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 नाउ. ओके, सो इट इज़ सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय. मतलब कि अपने ऊपर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस का कोई क्वेश्चन आया तो अपने को कैसे देखना है कि रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होता है. तो वो होता है उसके सोर्सेस से. सोर्स मतलब कहाँ से वो आया है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है. ओके, इट्स नेचर, उसका नेचर क्या है, क्या वो डायरेक्ट आया है मतलब अपन ने खुद ने फाइंड करा है, इनडायरेक्ट आया है, ऑलरेडी अवेलेबल था, ओरल था या रिटर्न था, ओरिजिनल था या फ़ोटोकॉपी था. अब मैंने आपको इसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर ऑलरेडी बता दिया है कि अगर वो ओरल हो तो ज़्यादा बेटर है, ओरिजिनल हो तो ज़्यादा बेटर है. ओके, सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज़ ऑब्टेन. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ करो वो किसी ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर ऑब्टेन हुआ है जहाँ पर ऑलरेडी अपने को शक था, जहाँ पे अपने को ऑलरेडी अपन ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के अपन ने सोचा था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो अपन उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई कर पाएंगे. ओके, इंक्लूड्स कंट्रोल ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वेयर रिलेवेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ करो अपने को एक एम्प्लॉई के बारे में पता चला जो कि कंपनी के अंदर कुछ फ्रॉड कर रहा था और उसी की कंट्रोल के अंदर कोई चीज़ प्रिपेयर हो रही थी या कोई चीज़ मेंटेन हो रही थी. तो रेलेवेंट क्यों हुआ ये, क्योंकि वो कुछ गड़बड़ कर रहा था. अगर वो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा होता तो वो चीज़ रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन वो रेलेवेंट हुआ क्योंकि वो कुछ गड़बड़ कर रहा था, वो एम्प्लॉई कुछ गड़बड़ कर रहा था. ठीक है, सो उसकी ही कंट्रोल के अंदर ही प्रिपेयर और मेंटेन हो रहा है. तो अब उस ऑडिट एविडेंस के ऊपर अपन इतना रिलाय नहीं कर पाएंगे. सो रिलायबिलिटी ऑफ एन ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स अपॉन इट्स सोर्स, कहाँ से वो आया है, इट्स नेचर, नेचर के अंदर अपन को लिखना है, ये सब चीज़ें अपने को डिस्क्राइब करनी है. जैसे कि मैं अभी बोलते टाइम डिस्क्राइब करी, सबसे पहले अपने को ये चारों पॉइंट्स लिख देने हैं, चाहे तो चार्ट फॉर्म्स के अंदर लिख देने हैं, उसके बाद में अपन को इस चीज़ों को डिस्क्राइब करना है. ओके, लाइक सोर्स कौन सा हुआ, सोर्स कौन सा हुआ इसका मतलब मैंने बता दिया है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, उसका नेचर क्या है, तो इन सारी चीज़ों को अपने को डिफाइन करना है. सर्कमस्टांसेस अंडर विच इज ऑब्टेन, तो वो भी मैंने बता दिया है आपको. ये सारे एग्जांपल्स के साथ में अपने को लिखना है. ओके, आफ्टर दैट अपन आते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर. एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर ओके, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस है टू एंड ऑफ ऑब्टेन एंड इवेलुएटिंग. किसी चीज़ को ऑब्टेन करना या किसी चीज़ को इवेलुएट करना थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन. कैसे, अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो होती है तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होती है, वो रिटर्न फॉर्म के अंदर होती है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है. ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेलुएटिंग थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी. किसी थर्ड पार्टी के थ्रू. रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो कौन देता है, मैनेजमेंट देता है. किसको देता है, ऑडिटर को देता है. ये थर्ड पार्टी देता है इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर आइटम अफेक्टिंग द असर्शन मेड बाय द मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. मतलब सपोज़ करो थर्ड पार्टी, सपोज़ बैंक है, बैंक से अपन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं रिलेटेड टू असर्शन, जैसे कि बैंक बैलेंस जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसके अंदर जो बैंक बैलेंस है उससे अपन कंफर्मेशन ले सकते हैं. किससे, थर्ड पार्टी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर इसको ही बोलते हैं अपन एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले करना. किसी एक्सटर्नल वर्ड क्यों आया, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. ओके, इंटरनल कंफर्मेशन इसलिए नहीं आया क्योंकि इंटरनल कंफर्मेशन कुछ नहीं होता, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ही होती है इंटरनल कंफर्मेशन. एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब थर्ड पार्टी के पास में जाकर उससे ही मैनेजमेंट, उससे ही उस असर्शन के बारे में पूछताछ करने को एक्सटर्नल कन्फर्मेशन कहते हैं. ओके, हाउ मैनी जजमेंट कैन मेंटेन कंट्रोल, हाउ ऑडिटर कैन मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. सो यहाँ पे ऑडिटर आएगा. ओके, हाउ ऑडिटर कैन मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. कैसे ऑडिटर
जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले रहा है उसको पता चले कि ये जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन है वो ठीक है, तो वो सेलेक्ट करेगा सबसे पहले उस आइटम को फॉर कन्फर्मेशन। लाइक मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे बैंक बैलेंस का कन्फर्मेशन लेना है, उसके बाद में उसको इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन को कन्फर्म करना है। सपोज़ बैंक बैलेंस के अंदर मुझे एक एंट्री के ऊपर शक है कि ये एंट्री कहाँ से आ गई यहाँ पे, क्या ये एंट्री ठीक है, क्या ये उसी टाइम पे हुई थी जो यहाँ पे लिख रखा है, एक्सेट्रा, एंड सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर द सेम। अब जब बैंक बैलेंस की बात है, किसी एक एंट्री की बात है, तो अप्रोप्रिएट पर्सन कौन होगा? वो बैंक का मैनेजर या वो बैंक की ब्रांच के अंदर में एप्लीकेशन देकर उसको कर सकती हूँ। सो अपन ने क्या किया, सबसे पहले एक आइटम को सेलेक्ट किया, उस आइटम के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या क्वेश्चन अपने को चाहिए वो कंफर्म किया, उसके बाद में अपन ने अप्रोप्रिएट पर्सन को सेलेक्ट किया, उसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करके उनकी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं उस चीज़ की रिगार्डिंग। अब इसी के अंदर कुछ डेटर्स हो सकते हैं, कुछ क्रेडिटर का बैलेंस हो सकता है, और अपन उनके पास में जाकर उनसे कन्फर्मेशन ले सकते हैं ये स्टेप्स को फॉलो करके। बेसिकली ये स्टेप्स हैं। ओके, आफ्टर दैट आते हैं दैट रिलायबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स वहाँ से आया उसकी जो रिलायबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है अपॉन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ अदर प्रोसीजर्स एंड रिस्क फैक्टर। जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है दूसरे प्रोसीजर्स का जो अपन ने बैंक के अंदर ही फॉलो करे थे। सपोज़ करो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया था या उस थर्ड पार्टी से जाके पूछा था, तो अदर प्रोसीजर्स जो अपन ने करे थे उसके ऊपर डिपेंड करता है उस रिस्पॉन्स का रिलायबिलिटी, या फिर कोई रिस्क फैक्टर। अगर मैंने बताया कि एम्प्लॉई जो घपला कर रहा था उसी ने उस बैंक बैलेंस के अंदर उसका पूरा कंट्रोल था, ओके, उसी बैंक बैलेंस के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल था, एंड वहाँ पे क्या आ जाएगा, रिस्क फैक्टर आ जाएगा। तो हो सकता है मैं उस रिस्पॉन्स पर बिलीव ना करूँ, तो उसकी रिलायबिलिटी ऐसी ही चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, सो अपना एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी हो गया है एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस भी हो गया है। अब अपन सारे जो अपने चार्ट्स फॉर्म के अंदर जितने भी रिवीजन थे वो अपन ने कर लिए हैं। अब अपन कैसे करने वाले हैं, अब अपन करने वाले हैं एसएम के थ्रू। ओके, एसएम के थ्रू अपन करेंगे रिवीजन। सो ऑडिटर एंगेजमेंट, ऑडिटर एंगेजमेंट करते हैं अपन। सबसे पहले ये जो चैप्टर है वो है रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, कि मतलब अपन किस तरीके से ऑडिट की प्रिपरेशन करते हैं उसके ऊपर ये चैप्टर है। तो सबसे पहले ऑडिट करने से पहले अपने को क्या करना पड़ता है, ऑडिटर एंगेजमेंट, ऑडिटर्स एंगेजमेंट। सबसे पहले ऑडिटर एक एंगेजमेंट लेटर साइन करता है, उसी को बोलते हैं ऑडिटर्स एंगेजमेंट। इसके लिए ऐसे भी है, ऐसे 210 अग्रीज टू द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्लाइंट बनाता है और वो ऑडिटर को देता है कि आप हमारे इस ऑडिट एंगेजमेंट को साइन कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि ये इसके ऊपर जो जो टर्म्स मेंशन है उस पर आप बिलीव करते हैं एंड हमारी ऑडिट को आप स्वीकार रहे हैं। ओके, आप उसे कंफर्म कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप मेंशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी ऑडिटर की वो मेंशन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी मैनेजमेंट की वो मेंशन होनी चाहिए, एंड आपको कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है वो सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में उसकी ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और किसका ऑडिट करना है। ओके, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऑडिटर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मैनेजमेंट की, एंड किस किस चीज़ों के ऊपर अपने को रिपोर्टिंग करना है। ओके, अब एंगेजमेंट लेटर्स जो हैं वो अपन ने कर लिया है कंप्लीट एंगेजमेंट लेटर, ऐसे 210 अग्रीइंग टू टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अब अपन बात करते हैं रिकरिंग ऑडिट क्या होती है। रिकरिंग ऑडिट कुछ नहीं होती, इसका मतलब होता है एक के बाद में दूसरी ऑडिट होते रहना, एक ख़त्म हुई उसके बाद में दूसरी ऑडिट होते रहना। ओके, अब अगर कुछ चेंज होता है ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर तो उसके अंदर एक अलग हो सकता है, एक अलग एंगेजमेंट बने या कोई एक अलग डॉक्यूमेंट बने जिसके ऊपर भी अपन साइन करके उस चीज़ को चेंज कर सकें। ओके, यहाँ पे आना चाहिए रेफरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और कोई भी प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, और नया जो डॉक्यूमेंट है उसको भी अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ऑडिट क्या प्रोसीजर क्या होता है, तो ये सब तो अपने को पता है कि ऑडिट प्लान अपन लेट डाउन करो, उसके बाद में एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन करो ऑफ नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट। सबसे पहले अपन उसकी आईसी वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद में उसका ऑडिटर और जो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है वो चेक करेंगे, अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक करेंगे अपन।
उसके बाद में अपन एग्जामिन करेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को, एडुकेट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं क्या, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ ऑफ एग्जिस्टेंट ओनरशिप, टाइटल, वैल्यू ऑफ असेट्स एक्सेट्रा, स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स एक्सेट्रा, और ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग रेशियोज एक्सेट्रा अपन चेक करेंगे उस ओके। ऑडिट टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, तो ये तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 की वीडियो इसलिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओके, क्योंकि मैंने जो चार्ट्स बनाए थे ना वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 दोनों के मिलाकर बनाए थे, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 2 देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर चैप्टर नंबर 3। तो ये टेक्निक्स जो है वो वहाँ पे मैंने आपको कवर करा दी थी। मैंने ऑडिट टेक्निक्स के बारे में बताया था एंड ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में बताया था कि ऑडिट टेक्निक्स का क्वेश्चन आए तो ये वाली चीज़ें लिखनी है, ऑडिट प्रोसीजर्स का अगर क्वेश्चन आए तो वो IOC वाली चीज़ें देखनी है कि अपन क्या करेंगे, अपन इन्वेस्टिगेट करेंगे, अपन रिकैलकुलेट करेंगे, अपन री-परफॉर्मेंस करेंगे ओके। ऑडिट प्लानिंग, अब अपन क्या करेंगे, ऑडिट का प्लानिंग करेंगे। इसके लिए कौन सा ऐसे आएगा, ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एंगेजमेंट कर रहे हैं, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव तय करते हैं कि अपने को किस चीज़ के ऊपर रिपोर्टिंग करनी है, अदर फैक्टर्स को अपन डिसाइड करते हैं ओके। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट क्या क्या होगी वो सारी चीज़ें अपन करते हैं। ऐसे 315 के अंदर अपन क्या करते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अपन देखते हैं, रिस्क क्या क्या है वो चीज़ें अपन देखते हैं, फिर उसको रिस्क को असेस करते हैं और उसी के हिसाब से अपन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वाउचिंग करते हैं एंड इंटरनल कंट्रोल्स एक्सेट्रा को चेक करते हैं। रिस्क को असेस करने के बाद में ही जब अपन किसी एंटिटी के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंगेजमेंट करेंगे, उसके बाद में अपन उस एंटिटीज़ का इंटरनल कंट्रोल्स एक्सेट्रा देख के सबसे पहले अपन रिस्क देखेंगे कि इस एंटिटी के अकाउंटिंग के अंदर कहाँ पे रिस्क मौजूद है, कितना अपन रिस्क असेस कर सकते हैं। उसी के हिसाब से अपन बेंच मार्क्स एक्सेट्रा सेट कर सकते हैं कि अगर इतने तक की गड़बड़ी हुई तब तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा की अगर गड़बड़ी हो गई तो फिर अपन उसको डीप में एनालिसिस करेंगे ओके। नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओके। सो ये सारी चीज़ों को अपन ध्यान में रख के अपन नॉलेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपन नॉलेज ले सकते हैं क्लाइंट के बिज़नेस का, ये देखकर कि वो इंडस्ट्री कौन कौन सी है, नेचर ऑफ एंटिटी कैसा है, सिलेक्शन अपन कर सकते हैं, अकाउंटिंग कौन कौन सी हो रखी है, ठीक है। डेवलपिंग एन ओवरऑल प्लान, अब अपने को ऑडिट का प्लान करना है कि अपन किस तरीके से ऑडिट करेंगे उस एंटिटी की। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बताया गया है, एक प्रोसीजर है जिसके अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन ऑडिट का। आप इस तरीके से देखिए, एक एक स्टेप लीजिए कि सबसे पहले अपन ने एंगेजमेंट किया, उसके बाद में अपन ने रिस्क असेस करा, उसके बाद में अपन ने प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोसीजर्स लगा रहे हैं ओके। इस तरीके से ये एक पूरा एक, अब क्या कर रहे हैं अपन, डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम कर रहे हैं। अपन ने ऑडिट का प्लान कर लिया, अब अपन ऑडिट का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम आ गया। अब ये दो टाइप की ऑडिट होती हैं, कंटिन्यूस ऑडिट एंड फाइनल ऑडिट। इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं और फिर इसके डिसएडवांटेजेस दे रखे हैं। सो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा, जस्ट वंस रीड आउट है। आई डोंट थिंक इसके अंदर मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बस एक कंटिन्यूस ऑडिट है एंड फाइनल ऑडिट है, उसके अंदर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड देन कंटिन्यूस ऑडिट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो वन रीड है एंड नथिंग एल्स। ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी सेम है, मटीरियलिटी चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी अपन ने कवर अप किया था। सो बस एक पैराग्राफ है। ओवरऑल ऑडिट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपने को मिल जाए, ठीक है। अपन ये सब चीज़ें डिटरमाइन कर पाएँ कि सारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर्ली स्टेटेड हैं, सारी जो डिस्क्लोजर्स हैं वो प्रॉपर्ली करे गए हैं, क्लाइंट ने सब चीज़ें कंप्लाई करी है विद द प्रोविजंस एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे बताना है कि क्या क्या ऑडिट का अप्रोच रहेगा, तो अपने को ये सब चीज़ें देखनी है, अपने को ये सारी चीज़ें चेक करनी है। बेसिकली ये सब वाउचिंग है जिसको अपन लिख रहे हैं कि कोई ओमिशन नहीं हो, कोई कंटिंजेंसी नहीं हो, अगर कुछ है तो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हो
ओके ये सारी चीज़ें पॉइंट है। एक बार आप इसे हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे ना कि क्या क्या चीज़ें डिटरमाइन करनी है अपने को, सारे असेट्स वगैरह प्रॉपर्ली क्लासिफाइड हो, सारे प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हों, जो क्लाइंट ने कंप्लाई करे हो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सारे कोई भी मटेरियल ओमिशंस नहीं हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑल कंटिजेंसी एंड कमिटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हों। इस तरीके से अपने को जल्दी जल्दी इस चीज़ को रिवाइज़ करना है और कुछ नहीं। उसके बाद में ये सारी ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर अपन इस चीज़ को कैसे चेक करेंगे, तो बेसिकली ये वाउचिंग है और कुछ नहीं है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं? जब अपन ऑडिट करते हैं उस समय जो भी अपने वर्किंग पेपर्स होते हैं, जो भी अपन जिसके अंदर काम करते हैं, जिसके अंदर अपन लिखते हैं कि हाँ ऑडिट प्रोग्राम क्या है, चेकलिस्ट क्या है, या अपन ने चेक करा कुछ डिस्करेंसी निकली, जो भी अपन उसके अंदर ऑडिट करते समय लिखते हैं वही होता है ऑडिटर का वर्किंग पेपर। मतलब वर्क करते समय जो पेपर्स को बनाता है उसी को बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म एंड कंटेंट्स आ गया कि क्या क्या चीज़ें अपने को लिखनी है ऑडिट वर्किंग पेपर्स के अंदर। उसके बाद में टाइप्स ऑफ पेपर, एक होती है परमानेंट ऑडिट फाइल और एक होती है करंट ऑडिट फाइल। परमानेंट ऑडिट फाइल मोस्टली क्या होती है, इसके अंदर चेंजेस नहीं आते, जिसके अंदर बेसिक परमानेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कंपनी के केस में MOA हो गया, AOA हो गया एक्सेट्रा, जो कि परमानेंट रहने वाली चीज़ें जो कि चेंज नहीं होती हैं। एंड देन करंट ऑडिट फाइल मतलब उस ईयर के अंदर जो अपन काम कर रहे हैं तो अपन ने उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर क्या क्या गलतियाँ देखी, क्या क्या IC के अंदर वीक देखा, या अभी अपन करते जा रहे हैं, तो जो चीज़ें अपन बना रहे हैं करते टाइम उसको बोलते हैं करंट ऑडिट फाइल, एंड जो परमानेंट रहती है उसको बोलते हैं परमानेंट ऑडिट फाइल। ओके, एंड यहाँ पे उसकी इंक्लूडिंग आ गई, ऑडिट नोटबुक्स की बात आ गई। ये बस एक क्वेश्चन है, इसको इस एक क्वेश्चन को कर लीजिएगा आप। ओनरशिप एंड कस्टडी ऑफ वर्किंग पेपर्स, वर्किंग पेपर्स जो होते हैं ना वो ऑडिटर की ही ओनरशिप होती है एंड ऑडिटर ही उन्हें कस्टडी में रखता है। अगर अपना जो क्लाइंट है वो आके मांगेगा तो वो अपन देना चाहे तो दे दो, नहीं देना चाहे तो अपन नहीं देना, अपन को नहीं देने का मन है तो अपन नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपनी ओनरशिप है उसके ऊपर। ओके, रिटेंशन पीरियड इज़ नॉट शॉर्टर देन 7 ईयर्स, क्योंकि अगर उसके ऊपर कुछ इंक्वायरी वगैरह आ गई तो अपने को ही देखना है। ओके, इम्पोर्टेंस क्या क्या है वर्किंग पेपर्स का, कि अपने जो अदर ऑडिट स्टाफ को अगर अपन हैंड ओवर करते हैं तो फिर वो अपने को काम में आ सकता है। अगर जिसने ये वाली चीज़ चेक करी अगर वहाँ पे अपन लिख लगेंगे तो उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना सकते हैं। तो अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पता कैसे चलेगा कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ओके, नेग्लिजेंस का पता चल सकता है, वही बात होगी कि चार्ज करें किसके ऊपर, किसी ने क्या गड़बड़ करी है किसके ऊपर चार्ज करना है, इसलिए। ठीक है, और बाद में जाके प्लान करने में और बाद में शेड्यूलिंग करने में आसानी होती है कि हाँ भी अभी इतना ही काम बचा है, अभी 80% ही काम हुए हैं, अभी 50% ही काम हुआ है, और यहाँ की बाकी का शेड्यूल देखने के काम आ सकता है। ओके, आई डोंट थिंक ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, तो ये सैम्पलिंग वाला पूरी चीज़ आ गई कि अपन सैम्पलिंग किस तरीके से करते हैं, तो वो मैं यहीं पे आपको कवर अप कराने वाली हूँ कि सैम्पलिंग क्यों डिसाइड होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि अपन सैम्पलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, कि साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंटरनल कंट्रोल क्या है, कि अपन उस चीज़ के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, उनके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर कितना टॉलरेबल एरर रेंज होना चाहिए। उसके बाद में डिग्री ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस, की कितना कॉन्फिडेंस है अपने को उसके बुक्स एंड रिकॉर्ड्स के ऊपर। ये सारी चीज़ें अपन ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे और सैम्पलिंग प्लान डिसाइड करेंगे। फिर टेस्ट चेकिंग क्या होती है, उसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, उससे देख लीजिएगा, PM के अंदर है। मैं जो ये रिवीजन करा रही हूँ ये मान के चल रही हूँ कि आपने PM जो है उसको अच्छी तरीके से कर लिया है। एंड नाउ मैं आपको SM के अंदर कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं या SM के अंदर जो इम्पोर्टेंट कोर पॉइंट्स हैं उसको कवर अप करा रही हूँ। ओके, ऑडिट सैम्पलिंग का ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐसे है, ऐसे
530 ऑडिट सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट एसेज जो मैं आपको करा रही हूँ, जैसे कि मैंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का कराया आपको, उसके बाद में मैंने एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का कराया। सो ये अपने वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन वाले चैप्टर के अंदर भी काम आने वाले हैं। सो एंड ऑडिट सैम्पलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। सो ये जो इम्पोर्टेंट ऐसे है ना, भले ही सारे ऐसे याद मत करिए, बट ये इम्पोर्टेंट ऐसे जो हैं वो 100% याद करिएगा, ओके। अब सैम्पलिंग का तरीका क्या होता है? एक स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है, एक नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का यूज़ करके, स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करके अपन सैम्पलिंग करेंगे। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब कि कोई भी स्टैटिस्टिकल मेथड नहीं लगाएंगे, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बस अपन सैम्पलिंग कर देंगे, छटनी कर देंगे। ये बहुत सारे पेपर्स हैं। आज क्या काम करें? तो अपन ने कोई मैथ्स का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और उससे अपन ने कर लिया कि आज अपने को खाली इतना ही काम करना है। या फिर अपन ने कोई नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब कि कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लगा के ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि अपने को कैसे काम करना है, तो उसको बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल मेथड। नौ ये टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग हो गई। रैंडम सैम्पलिंग मतलब अपन रैंडमली उठा लेंगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एंड स्टेटिस्फाइड सैम्पलिंग मतलब बस अपन ने रैंडमली बोल दिया कि अपने को 5th नंबर का उठाना है। स्टैटिस्टिकल मतलब ये सारे अपन ने स्टेटास बनाए, छोटे छोटे पार्ट बनाए और इन सब के 5th पॉइंट ले लिए, ठीक है। सेम होता है क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर। एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है ये बेसिकली। और हैफाजर्ड सैम्पलिंग क्या होती है? जब अपन खुद का प्रोफेशनल जजमेंट यूज़ करते हैं, कोई साइंटिफिक मेथड यूज़ नहीं करते हैं सैम्पलिंग करने में, उसको बोलते हैं अपन हैफाजर्ड सैम्पलिंग, ठीक है। लेकिन क्या होता है इसके अंदर, अपन को देखना है कि अपन अपना पर्सनल बायसनेस यूज़ ना करें, अपन अपना खुद का पर्सनल बायसनेस यूज़ ना करें, जबकि अपन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होकर ही सैम्पलिंग को सैम्पल्स उठा पाएँ। क्योंकि देखिए अपने पास में एक एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है, बड़े ट्रांजेक्शन्स में गड़बड़ी हो सकती है, हालांकि वो आ जाएंगे कि उसको सैम्पल्स के अंदर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एडवांटेजेस एंड देन मे बी उसकी डिसएडवांटेजेस नहीं है। ऑडिट रिस्क अपन ने पहले ही कवर कर लिया है। असर्शंस मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा कहाँ पे यूज़ आने वाले हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के चैप्टर के अंदर यूज़ आने वाले हैं, तो वहीं पे अपन कर ले, क्योंकि देखिए सेम है। सेम मैंने आपको दिखाया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी, और सेम चीज़ें यहाँ पर भी हैं, सेम होगी वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन के चैप्टर के अंदर। सरप्राइज़ चेक मतलब कि सरप्राइज़ दे दो और सरप्राइज़ देकर वहाँ पे चेकिंग स्टार्ट कर दो। आप एक बार चले जाइए ऐसे ही और वहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए चेकिंग, अपने क्लाइंट के अंदर ऑडिट कर दीजिए। वहाँ पे बहुत ऐसा करते रहना चाहिए, हर एक साल में तो एक बार कम से कम करना ही चाहिए सरप्राइज़ चेक के अंदर, ठीक है। डिज़ायरेबल एज अ पार्ट ऑफ ईच ऑडिट, हर बार ऑडिट करें तो एक बार सरप्राइजली जाके वहाँ पे चेकिंग ज़रूर कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें भी डिटरमाइंड एटलीस्ट वंस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट, एक बार तो जाके चेक कर लीजिए। इसके अंदर पता चलता है कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं, वहाँ पे वो लोग काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेटिस्फाई कर लीजिए कि वहाँ पे जो मैटर्स कम्युनिकेटेड हुआ था, जो आपने देखा था वहाँ पे आईसी है कि नहीं है, वो चीज़ वो एक्चुअली फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। सो अपना जो चैप्टर नंबर 3 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 3 जो है प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट, वो भी मैंने आपको फुली कवर करा दिया है। एसएम के अंदर पीएम आपने कर ली है, उसके बाद में अब आएगा टेस्ट पेपर। बी रेडी फॉर द टेस्ट पेपर। ऑल द बेस्ट गाइस। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 का टेस्ट पेपर जस्ट इस वीडियो के हाफ एन आवर बाद में मैं आपको आपका टेस्ट पेपर जो है दे दूँगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। जाके आप वीडियो के अंदर वीडियो की लिंक कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे। एंड आई होप दैट आपका सारे जो पॉइंट्स हैं इसके अंदर वो क्लियर हो गए हो, फटाफट से आपका रिवीजन हो गया हो। एंड दिस इज़ व्हाट आई want this time from you guys, that you must pass these examination, okay, must pass these examination, okay. So thank you very much. If you are still here, must subscribe to my channel, comment down below how you feel these videos, and thank you very much.